एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। और आज मैं लेकर आई हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11th केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो। पूरे लेसन को खत्म करेंगे हम सिर्फ एक वीडियो में, और इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस और खूब सारे डेमो एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो कुल मिलाकर इस पूरे वीडियो को देखने के बाद स्टेट्स ऑफ मैटर के कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। एग्जैक्टली। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या पढ़ेंगे हम इस लेसन के अंदर? बचपन से ही हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते ही आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमें पता है कि सॉलिड जैसे कि ये बॉटल जिसका एक फिक्स्ड शेप होता है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। लिक्विड यानी कि ये पानी जो इस बॉटल के अंदर है, जिसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है, यानी कि जितना ml पानी मेरे पास है उतना ही है, राइट? लेकिन इसका कोई शेप नहीं होता। ये जिस कंटेनर में रहता है उसका शेप ले लेता है। जैसे फिलहाल इसने इस बॉटल का शेप ले रखा है। अगर मैं बात करूं गैसेस की, तो गैसेस का क्या है? इनका ना तो कोई फिक्स्ड शेप है और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो ये सारी तो हो गई हमारी पुरानी बातें जो हमने ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़ रखी है। तो यहां पर हम क्या नया पढ़ेंगे? तो यहां पर इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली थोड़ा ज्यादा डिटेल में बात करेंगे अबाउट गैसियस स्टेट, और हम थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट्स ऑफ मैटर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे अगर आप देखो तो पिछले कुछ वीडियोस में, पिछले कुछ लेसन्स में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटम के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर हमने पढ़ा बॉन्डिंग, यानी कि एटम साथ में मिल करके किस तरीके से मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि जब ढेर सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स साथ में मिलते हैं तो वो अलग अलग चीजें बनाते हैं और उनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। जैसे कि लेट अस सपोज मैं अपने हाथ पर अगर सिर्फ एक वाटर का मॉलिक्यूल रखूं, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल समझ रहे हो, इतना छोटा जो नेकेड आई से हमें दिखता भी नहीं है। अगर एक छोटा सा वाटर मॉलिक्यूल मैं अपने हाथ पे रखूं तो क्या वो मेरे हाथ को वेट कर देगा? क्या वो मेरे हाथ को गीला कर देगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं अपने हाथ में थोड़ा सा पानी गिरा लूं, फिर क्या होगा? मेरा हाथ तो गीला हो गया, लेकिन इसके अंदर वाटर का एक मॉलिक्यूल नहीं है, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका ये मतलब है जब हम एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की बात कर रहे थे तो उसमें वेटिंग प्रॉपर्टीज नहीं थी, लेकिन वही जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स की, ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो उनमें वेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम वाटर के एक मॉलिक्यूल को बॉयल करना चाहें तो क्या वो बॉयल होगा? नहीं। लेकिन वही अगर मैं पतीले में पानी डालकर उसे बॉयल करूं तो वो बॉयल होगा, राइट? तो बॉइलिंग की जो प्रॉपर्टी है ये भी हमें तब देखने को मिलती है व्हेन वी हैव अ कलेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली हमें ये समझ में आया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में कई सारे प्रॉपर्टीज अलग होते हैं, लेकिन वही जब कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाता है तो उनमें कई सारे अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। नाउ अब अगर हम बात करें अलग अलग स्टेट्स की, जैसे कि हम बात करते हैं लेट्स से आइस, वाटर और स्टीम की। तीनों क्या है? तीनों केमिकली तो H2O है, केमिकल कॉम्पोजिशन तीनों का H2O, तीनों का सेम है, राइट? लेकिन जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं क्या वो सारे बिल्कुल सेम है? नहीं। आइस, वाटर और स्टीम की अलग प्रॉपर्टीज है। करेक्ट। तो एग्जैक्टली इन्हीं चीजों के बारे में अब हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से ढेर सारे मॉलिक्यूल्स साथ में मिल करके, कौन सी ऐसी चीज है जो खूब सारे मॉलिक्यूल्स को साथ में रखती है और इससे अलग अलग चीजें बनती हैं जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। और उसके बाद जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, गैसियस स्टेट के ऊपर हम थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में थोड़ा स्पेशल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। तो हमारी आज के कहानी की शुरुआत होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। अब आप पूछोगे कि ये कौन सी चीज होती है? अभी तो मैंने बताया कि आज का डिस्कशन इस बात पे है कि खूब सारे मॉलिक्यूल्स को साथ में कौन रखता है।
कोई फोर्स ही रखता होगा, राइट? क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि किसी भी जो मतलब कोई भी जो रिश्ता होता है ना, उसके बीच में कोई ना कोई फोर्स तो होता है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब यहाँ पर जो है कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा या ये डाउट आ रहा होगा कि पिछले वीडियो में जब मैम बॉन्डिंग पढ़ा रहे थे तब भी मैम ने कहा था कि जो फोर्स है, बॉन्ड क्या है, दैट इज एक्चुअली अ फोर्स। तो वो वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या ये सेम है? तो यहाँ पर हम दो फोर्स की बात करते हैं, ठीक है? तो ये डाउट को क्लियर करने के लिए बेसिकली तो एक फोर्स की हम बात करेंगे जो कि है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, और दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो एक मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करता है। समझ आया? कुछ खास नहीं, स्टोरी से समझेंगे, ठीक है? अब जैसे मान लो एक फैमिली है, ठीक है? एक फैमिली के अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में आप हो, मम्मी पापा दादा दादी, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं। तो अब एक फैमिली के अंदर जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके आपस में बॉन्डिंग है। तो ये जो बॉन्डिंग है दैट इज विद इन अ फैमिली, राइट? अब इस फैमिली की अपने पड़ोसियों से भी तो बॉन्डिंग है, पड़ोसियों के साथ भी तो आपकी अच्छी दोस्ती है, जो भी है रिश्ता है, राइट? तो जो फैमिलीज के बीच में जो बॉन्डिंग है दैट इज ऑल्सो अ बॉन्डिंग। तो बस वही है ये, जब फैमिली के अंदर की बॉन्डिंग की बात हम कर रहे हैं दैट इज बेसिकली मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनके बीच की जब हम बॉन्डिंग की बात करते हैं दैट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, वो मॉलिक्यूल के अंदर है। जब हम उस फैमिली के पड़ोसी फैमिलीज के साथ बॉन्डिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, ठीक है? इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है, आपने देखा होगा आपके स्कूल में होता है ना इंट्रा स्कूल कंपटीशन। इंट्रा स्कूल कंपटीशन मतलब जो कंपटीशन है वो उसी स्कूल के अंदर जो अलग अलग टीम्स हैं उनके बीच में है। इंटर स्कूल कंपटीशन मतलब डिफरेंट स्कूल्स के बीच में कंपटीशन। तो यहां सबको ये क्लियर हो गया कि इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर क्या है, ठीक है? तो अब आज हम जो बात करने वाले हैं ये कौन से फोर्सेस की हम बात करेंगे? हम बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं H2O की, वाटर मॉलिक्यूल की, तो H2O के अंदर, H2O एक मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, जिसकी वजह से उनकी बॉन्डिंग बन रही है। लेकिन ये एक H2O जो है ये बाकी H2O से कैसे लिंक्ड है, कैसे बॉन्डेड है? विथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों इंटरैक्शन को कंसिडर करते हैं। मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच का अट्रैक्टिव प्लस रिपल्सिव इंटरैक्शन ऑल इंक्लूसिव इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है? जो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। और वैन डर वाल्स फोर्सेस जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है? लंडन फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, ठीक है? तो हम अभी ये तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत से बच्चों ने शायद टेक्स्ट बुक से इनके बारे में पढ़ा हो और ऐसा लगा हो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं आया। तो ट्रस्ट मी, आप बस मेरे साथ साथ ना मेरी स्टोरी को समझते जाना। स्टोरी क्लियर हो गई मतलब ये सारे टाइप के वैन डर वाल्स फोर्सेस भी बिल्कुल हो जाएंगे क्लियर, ठीक है? तो इससे पहले कि मैं टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस डिस्कस करूं, बहुत ज़रूरी है कि आप सबको पता हो कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए सबसे पहले फटाफट से देख लेते हैं व्हाट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, व्हाट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल तब बनता है जब एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों एटम्स इक्वली शेयर नहीं करते हैं, ठीक है? वही मम्मी की पिज्ज़ा वाली स्टोरी मुझे रिपीट करनी होगी इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। जो बच्चे मेरे से पढ़ते रहते हैं उन्होंने ये स्टोरी पहले भी सुन रखी है, ठीक है? और जो पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये नई स्टोरी है। लेट अस सपोज मम्मी ने बनाया पिज्ज़ा, मम्मी ने आपको कहा कि पिज्ज़ा अपने छोटे भाई के साथ
बांट कर खाना है, इक्वली बांट कर खाना है, ठीक है। अगर तो आपने गुड बॉय की तरह पिज्जा को बिल्कुल बराबर बांट के भाई के साथ खाया, इसका मतलब है पिज्जा मेरा क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपने अपने भाई के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर हुए, ठीक है। चूंकि इक्वली शेयर हुए तो क्या हुआ, भाई भी खुश है, आप भी खुश हो, किसी को कुछ गुस्सा नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, सो एवरीथिंग इज फाइन। तो ऐसे सिचुएशन में बनता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वली शेयर्ड होते हैं दोनों एटम्स के बीच में। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो थ्रू आउट द मॉलिक्यूल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल की। अब मम्मी ने पिज्जा दिया लेकिन आपने सोचा कि भाई तो छोटा है, भाई को थोड़ा कम दे देते हैं और हम ज़्यादा ले लेते हैं, और आपने ज़्यादा ले लिया। इससे क्या हुआ, आपने ज़्यादा ले लिया तो भाई को तो गुस्सा आया, भाई को लगा यार मेरे को कम दे दिया, और आपको मज़े आए, आपने सोचा कि अरे मैंने तो ज़्यादा ले लिया, राइट। तो ये जो गुस्सा आया, मज़ा आया, ये क्या हो रहा है, आप दोनों के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो रहा है, राइट। तो अगर हम केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करें तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है जिसमें दोनों एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर नहीं कर रहे हैं, उसमें से कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच ले रहा है। एज अ रिजल्ट वो वाला एटम के ऊपर एक हल्का सा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है जिसे हम कहते हैं पार्शियल चार्ज। तो स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा है और दूसरा वाला स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है, राइट। तो एज अ रिजल्ट मेरा क्या बन जा रहा है, ये पूरा सिस्टम मेरा एक डाइपोल बन जा रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, एक पूरा डाइपोल बन जा रहा है, करेक्ट। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर मॉलिक्यूल के अंदर उस मॉलिक्यूल के किसी पार्ट में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, किसी पार्ट में जो है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम होता है, सो दैट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो अब सबको पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल समझ में आ गया, राइट। तो अब आप सोच रहे होगे कि इनके एग्जाम्पल्स खुद सोचो। तो अगर मैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करूं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, CH4, मीथेन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल के। और वहीं अगर मैं पोलर मॉलिक्यूल की बात करूं तो आ जाएगा अपना पानी, H2O इज एन एग्जाम्पल, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अनदर एग्जाम्पल, NH3 यानी कि अमोनिया इज येट अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हो गया पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। चलो अब हम तैयार हैं समझने के लिए द 3 टाइप्स ऑफ वैन वाल्स फोर्सेस। तो शुरू करेंगे पहले फोर्स से जो कि है लंदन फोर्स। लंदन फोर्स, लंदन से चल के आया था ये फोर्स। तो बेसिकली इस फोर्स का नाम लंदन फोर्स इसलिए है क्योंकि जो साइंटिस्ट जिन साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, ही वॉज अ जर्मन फिजिसिस्ट एंड हिज नेम वॉज फ्रिट्ज लंदन। तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है लंदन फोर्सेस। इसका एक दूसरा नाम भी है जो कि है डिस्पर्जन फोर्सेस। तो लंदन फोर्सेस आर एग्जिबिटेड बाय नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब वैसे वाले मॉलिक्यूल्स जिनका खुद का कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, राइट। मतलब ओवरऑल उस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स ये फोर्स एग्जिबिट करते हैं। कैसे करते हैं, से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड सा बना होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव लाइक रैंडमली, कैसे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज ये मेरा एक मॉलिक्यूल है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी ऐसे ही यूं रैंडमली मूव कर रहे हैं कहीं पर भी। अब अचानक किसी एक पॉइंट इन टाइम पे क्या हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास तो पूरी आज़ादी है, वो कहीं भी जा सकते, तो कोई एक टाइम पर ऐसा हुआ कि जो अधिकतर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस साइड पर हैं। एक ऐसा टाइम आया बाई चांस, ठीक है। तो इसका मतलब है इस वाले एंड में इस मॉलिक्यूल के एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, टेम्पोररीली ही डेवलप होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो फिर से मूव करते रहेंगे, वो फिर से भाग जाएंगे कहीं और, बट एटलीस्ट टेम्पोररीली उस समय के लिए यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, अब ये मॉलिक्यूल दूसरे जिस मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, राइट, लेट्स से ये मेरा मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब चूंकि इस मॉलिक्यूल के इस एंड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया तो इस मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर से भाग जाएंगे क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव
रिपेल, राइट। तो मतलब इसका अगर इस एंड में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है तो इसका इस एंड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं लंडन फोर्स। और बार बार ध्यान देना है दैट दिस इज अ टेम्पोररी फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां बैठे नहीं रहेंगे, यहां बैठ के चाय पानी नाश्ता नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो यूं 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 रैंडमली कहीं भी मूव करते हैं। तो बाय चांस जब कभी एक ऐसा सिचुएशन आता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी एक साइड पे ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पर टेम्पोररीली एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से वो पड़ोसी वाले मॉलिक्यूल में भी एक चार्ज इंड्यूस कर देता है एंड एज अ रिजल्ट इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं लंडन फोर्स। अब इसे हम एक स्टोरी से समझते हैं ताकि ज्यादा दिनों तक याद रहे, ठीक है। मान लो आप हो, आपका एक दोस्त है, मैं हूं, मेरा एक दोस्त है। हम दोनों ही ऐसे हैं कि हमारा ना कोई सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं है, मतलब ऐसी कोई बड़ी डेडिकेशन या डिटर्मिनेशन नहीं है कि यार कुछ पढ़ना है या कुछ करना है, सीखना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम बिल्कुल बिंदास हैं, कूल हैं, हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन साल में अचानक एक ऐसा दिन आता है जब हमें पता चलता है कि यार कल तो केमिस्ट्री का एग्जाम है और एग्जाम में तो पास होना है। तो हम क्या करते हैं, तो मैंने सोचा यार कैसे भी करके आज तो पढ़ लेते हैं, कम से कम कुछ तो आ जाएगा कल के एग्जाम के लिए, राइट। फिर मैं अपने दोस्त को बताती हूँ कि यार तू भी पढ़ ले क्योंकि कल तो एग्जाम है, नहीं तो तू फेल हो जाएगा। दोस्त भी कन्विंस्ड हो गया तो दोस्त भी पढ़ने लग गया, ठीक है। अब उस दिन तो हमने पढ़ लिया, अब क्या अगले दिन एग्जाम होने के बाद हम पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, राइट। तो अगले दिन से हम फिर से नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो इफेक्ट था, दिस वॉज अ टेम्पोररी इफेक्ट, राइट। वो टेम्पोररी इफेक्ट एग्जाम के डर से मेरे अंदर आया और मैंने उसे अपने दोस्त को कन्विंस किया, ठीक है। बट जैसे ही एग्जाम खत्म हो गया तो एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल, राइट। तो यहां भी कुछ ऐसे ही होता है। जब कभी बाई चांस ऐसा होता है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ जाते हैं तो इसमें एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। जब इसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है तो ये पड़ोसी वाले में एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देता है। एज अ रिजल्ट इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं लंडन फोर्स। एंड अगेन दिस इज अ टेम्पररी फोर्स। लंडन फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, क्योंकि हमने देखा चूंकि ऑपोजिट चार्जेस होते हैं तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन होगा। लंडन फोर्सेस जो है दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, यानी कि वो छोटे डिस्टेंस पर ही ऑपरेट करते हैं। अगर डिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा, दोनों इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो लंडन फोर्स गायब। इनफैक्ट मैथमेटिकली अगर आप देखोगे तो जो लंडन फोर्सेस होते हैं दे आर प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶। तो आप सोच के देखो कि वेर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, तो अगर r की वैल्यू जरा से भी बढ़ जाती है तो जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा घट जाएगी। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶। अब लंडन फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये इस पे भी डिपेंड करता है कि ये वाला जो पार्टिकल है इसकी पोलराइजेबिलिटी कितनी है। मतलब ये जो अच्छा मेरे स्टोरी से समझते हैं। जैसे मैंने बताया कि कल एग्जाम है तो मैं तो एग्जाम के डर से पढ़ने लग गई, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार तू भी पढ़ ले, ठीक है। अब डिपेंड ये भी करता है कि मेरे दोस्त को पढ़ने का कितना मन है। अगर उसने बिल्कुल कसम खा रखी है कि कुछ भी हो जाए, पास हो जाऊं, फेल हो जाऊं, कुछ भी हो जाए, मैं नहीं पढ़ूंगा, राइट। अगर वैसा केस है तब तो वो मेरे बोलने से भी नहीं पढ़ेगा, राइट। लेकिन अगर उसे भी लगता है कि हाँ यार नहीं पढ़ लेना चाहिए, पास हो जाएंगे, तो शायद मेरे बोलने से वो पढ़ने लग जाएगा, करेक्ट। तो बेसिकली उस मॉलिक्यूल जो मेरा दोस्त है ये वही वाला मॉलिक्यूल है जो पोलराइज हो रहा है। तो उस मॉलिक्यूल के पोलराइजेबिलिटी कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा कि इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स कैसा होगा, कितना स्ट्रांग होगा, राइट। जैसे इसके तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, लेट अस से कि इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, बट ये वाला मॉलिक्यूल कितना ज्यादा पोलराइज होना चाह रहा है उस पर डिपेंड करेगा, राइट। अब वो कौन बताता है कि इसकी पोलराइजेबिलिटी कितनी है? याद है जिन जिन बच्चों ने मेरे साथ पढ़ा है फजान्स रूल्स, उन्होंने देखा है इसके सारे क्राइटेरिया, राइट। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अब पढ़ लेना, वो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो हमने उसमें पढ़ा था कि इसका साइज जितना बड़ा होगा इसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर इसका साइज बहुत बड़ा होगा तो ये वाला जो येलो वाला है वो आराम से ना
इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच सकता है, इसे डिस्टॉर्ट कर सकता है, इसे अट्रैक्ट कर सकता है। और इसका साइज जितना छोटा होगा, रेड वाले का साइज जितना छोटा होगा, इसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी कम होगी। ठीक है, तो कुल मिला के कि लंदन फोर्स कितना स्ट्रांग होगा ये बताता है पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ वैन डेर वाल फोर्सेस की, जो कि है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो ये फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं दो डाइपोल्स के बीच में, मतलब दो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में जिनका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, बेसिकली दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, मतलब यहां पर जो दो बंदे हैं ना, जैसे मैं और मेरा दोस्त, दोनों का ही खुद का सेल्फ डिटर्मिनेशन है कि नहीं यार, एग्जाम हो चाहे ना हो, मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो सीखना है, मुझे आगे कुछ करना है। तो दोनों जो है ना अपने आप में ही सेल्फ डिटर्मिन्ड है कि हमको तो पढ़ना है। ठीक है, तो उसी तरह से यहां पर जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं उनके खुद के परमानेंट डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड का। ठीक है, यहां पर क्या होता है, चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है हाइड्रोजन और फ्लोरीन में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि दोनों के बीच का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसे फ्लोरीन अपनी तरफ थोड़ा ज़्यादा खींच लेता है। एज अ रिजल्ट फ्लोरीन के ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसे हम कहते हैं पार्शियल चार्ज। उसी तरह हाइड्रोजन के ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसे हम कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि ये पार्शियल का मतलब क्या है। तो पार्शियल चार्ज मतलब जब बहुत थोड़ा सा चार्ज होता है उसे हम पार्शियल चार्ज कहते हैं। जनरली अगर जो चार्ज है दैट इज लेस देन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर कोई चार्ज उससे भी कम है तो हम उसे पार्शियल चार्ज बोलते हैं और इसे डिनोट करते हैं डेल्टा से, जैसे डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, मतलब छोटा सा पॉजिटिव चार्ज या छोटा सा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस है, फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा माइनस है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, ये एक डाइपोल बन जाता है अपने आप में। अब ये हाइड्रोजन फ्लोराइड जब एक दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ इंटरैक्ट करता है तो क्या होगा, इनके बीच में इंटरैक्शन होगा, राइट। क्यों, क्योंकि इसका हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है, बगल वाले के फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है, राइट। तो उनके बीच में भी एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा और उसी फोर्स को हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, तो जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर दैन लंदन फोर्सेस, जो हमने अभी डिस्कस किया था। लंदन फोर्स तो चूंकि टेम्पररी था, राइट, तो वो फोर्सेस काफी वीक थे, उनके कंपैरिजन में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी जो है दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। इनफैक्ट मैथमेटिकली अगर हम देखें तो दे आर प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶ अगर हम बात करते हैं रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स की, एंड दे आर प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻³ अगर हम बात करते हैं स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो मतलब इन एनी केस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। ठीक है, इनफैक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसके बारे में हमने पिछले लेसन में काफी डिटेल में पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल डाइपोल फोर्स का ही एक एग्जांपल है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी वही होता है, जब हाइड्रोजन किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल साइज एटम के साथ जुड़ता है तो क्या होता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दोनों में इक्वली शेयर नहीं हो पाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एंड एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन में हल्का सा पॉजिटिव और दूसरे वाले में हल्का सा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और उसी से आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इसको अभी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो लिंक जो है वो मैं ऊपर फ्लैश कर रही हूँ, चाहिए तो आप जाओ उस वीडियो पर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिटेल में पढ़ लो। ठीक है, अब जिन बच्चों ने मेरे साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रखा है उनके लिए एक क्वेश्चन, ठीक है, काफी लॉजिकल सा क्वेश्चन है कि हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन के साथ कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स ही बनाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। तो मेरा सवाल है कि व्हाई नॉट क्लोरीन, क्लोरीन भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है।
जल्दी जल्दी सोचो सोचो सोचो। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया थे? एक तो क्राइटेरिया ये था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, जो कि इस केस में है। दूसरा क्राइटेरिया था कि वो जो एटम है ना, उसका साइज स्मॉल होना चाहिए। तो फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, लेकिन क्लोरीन का साइज कंपैरेटिवली ज़्यादा है, एंड दैट इज़ वाई जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो अट्रैक्शन है, जो इंट्रैक्शन है, वो वीक हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट क्लोरीन डजंट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ हाइड्रोजन। तो जबरदस्त। अब हम बात करेंगे तीसरे टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस की, जो कि है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो इस तरह के फोर्सेस जो हैं, ये दो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं जिसमें से एक तो जो है वो डाइपोल होता है, यानी कि उसका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, तो वो एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। और जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, यानी कि उसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ बात ऐसी हो गई कि जैसे मैं हूँ, मेरे में तो बहुत सेल्फ डिटर्मिनेशन है यार पढ़ाई करने का, मुझे तो खुद से ही है कि भाई मुझे तो पढ़ना है, तो मेरा एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। लेकिन जो मेरा दोस्त है उसे ऐसा कुछ नहीं है, उसे खुद से कोई डिटर्मिनेशन नहीं है पढ़ने का। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब मैं उसके साथ रहती हूँ तब तो मैं उसे कन्विंस करती रहती हूँ कि नहीं यार पढ़ ले, पढ़ने से कुछ अच्छा होगा, ये होगा वो होगा, और वो पढ़ाई करता है। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर वापस आ जाती हूँ तो वो वापस बिंदास मोड में, वो वापस नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो कुछ वैसा ही होता है यहाँ पर। लेट अस सपोज ये मेरा एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो क्या है, जो डाइपोल है, जो पोलर मॉलिक्यूल है। तो इसका इस तरफ है डेल्टा प्लस, इधर है डेल्टा माइनस। ठीक है, अब जब ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास आता है तो वो इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी पोलराइज कर देता है। जैसे इसका अगर इधर डेल्टा प्लस था तो ये इसके इधर इंड्यूस कर देता है डेल्टा माइनस, और इधर डेल्टा प्लस। तो एज अ रिजल्ट इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट करने लगता है, और उसी फोर्स को हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, तो अब कितना डाइपोल इंड्यूस करेगा वो डिपेंड करता है कि इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, मतलब इसका पोलराइजिंग पावर कितना है, और इस पे भी डिपेंड करेगा कि इसका पोलराइजेबिलिटी कितना है, इसको पोलराइज होने का कितना मन है। मतलब मैं अगर अपने दोस्त को कन्विंस कर पा रही हूँ पढ़ने के लिए, तो ये दो कितना कन्विंस कर पाऊंगी, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि मैं कितना अच्छा कन्विंस कर सकती हूँ, मैं कितना अच्छा पोलराइज कर सकती हूँ, और वो कितना पढ़ना चाह रहा है, उसकी पोलराइजेबिलिटी कितनी है। तो ये दो चीज़ें डिसाइड करेंगी कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का जो स्ट्रेंथ है वो कितना होगा। अगर बात की जाए रेंज की, तो ये भी शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। मैथमेटिकली दे आर प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶। तो r क्या है, दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस ज़रा सा बढ़ा तो जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा घट जाएगा। So this was all about van der Waals forces and intermolecular forces. अब हम बात करने वाले हैं थर्मल एनर्जी के बारे में। थर्मल एनर्जी क्या होता है? थर्मल बोले तो हीट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम हीट करते हैं तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लगते हैं, उनमें एनर्जी आ जाती है। तो ये जो एनर्जी आती है उनमें ड्यू टू हीट, दैट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। यानी कि जितना हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी भी बढ़ेगी। और इसके वजह से जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, जब भी किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो पार्टिकल्स जो मूव करने लगती है उस मोशन को हम कहते हैं थर्मल मोशन। अब आप सोचोगे कि मैम अचानक से थर्मल एनर्जी के बारे में बात क्यों करने लगी? वो इसलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो हम देखेंगे कि ये जो दो चीजें हैं, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और दूसरा थर्मल एनर्जी, ये दोनों चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें बताएगा कि किस तरह से हम वन स्टेट ऑफ मैटर से अनदर स्टेट ऑफ मैटर की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब कुछ यूं देखो, लेट अस सपोज हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ता है वैसे वैसे हम गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाते हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं थर्मल एनर्जी की। जैसे जैसे हम थर्मल एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, थर्मल एनर्जी को जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो हम जाते हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की तरफ, क्योंकि थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है?
गैस में, क्योंकि गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें मूव करने की सबसे ज़्यादा फ्रीडम होती है, वो बिल्कुल बिंदास घूमते फिरते रहते हैं, राइट। तो यानी कि थर्मल मोशन, थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, गैसेस में है। इसमें यही समझने का था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जो प्रीडोमिनेंस है, इनका जो डोमिनेंस है वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाते हैं, और थर्मल एनर्जी का जो डोमिनेंस है ये बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस की तरफ जाते हैं। तो जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, इनके बेसिक्स तो हमें पता ही है, तो अब हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे और हम सीधा बात करेंगे गैसियस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ मात्र 11, ओनली 11 एलिमेंट्स आर गैसेस। लेकिन फिर भी वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि हमने देखो पूरा एक अलग सेक्शन बना रखा है टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द गैसियस स्टेट। तो गैसेस का जो बिहेवियर होता है, दे आर बेसिकली गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉज, और इन लॉज को हम कहते हैं गैस लॉज। ये गैस लॉज जो है दे हैव बीन डिराइव्ड बाय सम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटली चीज़ों को देख करके ही ये लॉज दिए गए हैं। एंड व्हाट डू वी हैव इन दीज लॉज, इस लॉज के अंदर वी सी रिलेशनशिप्स बिटवीन मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। मतलब मेजरेबल प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि जितनी भी लॉज के बारे में हम बात करेंगे उसमें हम इन्हीं क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करते रहेंगे। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। इससे पहले कि हम गैस लॉज के बारे में बात करें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो गैस की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी हमें अच्छी तरह से पता हो। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिल्कुल मिनिमम होता है। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे मूव फ्रीली, वो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, बिल्कुल बिंदास मज़े में घूमते रहते हैं। ठीक है, गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसेबल, यानी कि आप उन्हें बिल्कुल कॉम्प्रेस कर सकते हो। अब ये इस बैलून के अंदर क्या है, हवा है, गैस है, राइट। तो इसे अगर हम ऐसे कंप्रेस कर दें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कम जगह में गैसेस उतनी जगह में एडजस्ट कर लेंगे, जब ज्यादा जगह मिलेगी तो ज्यादा जगह में फैल जाएंगे, राइट। सो गैसेस आर कॉम्प्रेसिबल। वॉल्यूम एंड शेप ऑफ गैसेस आर नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं होता है। जब इस बैलून के अंदर है तो बैलून का शेप ले लेंगे, इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे। जब इस रूम के अंदर है तो इसका शेप ले लेंगे और इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो इनका खुद का कोई शेप या वॉल्यूम नहीं होता है। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। कैसे कैसे एक्सर्ट करते हैं गैसेस प्रेशर? तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लेते हैं कि गैस जो है एक कंटेनर में है, तो इनके जो पार्टिकल्स हैं व्हेन दे स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जब ये धक्का मारते हैं इस दीवार पे तो क्या होता है, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो इसी तरीके से ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब चूंकि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव करते हैं, टकराते भी हैं, रैंडमली बाउंस बैक भी करते हैं, और उसी वजह से ये प्रेशर भी इक्वली एक्सर्ट करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस। गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी दैन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। डेंसिटी कम होती है, क्यों? क्योंकि गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं, राइट। वो बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। चूंकि दूर दूर रहते हैं इसका मतलब डेंसिटी कम है। डेंसिटी ज़्यादा कब होती है, जब छोटे से जगह में बहुत सारे लोग रहें तो हम कहेंगे कि डेंसिटी ज़्यादा है। जब उतने ही जगह में सिर्फ 2-3 लोग हैं तो डेंसिटी कम हो गई। तो गैसेस के केस में भी डेंसिटी बहुत कम होती है। एंड द लास्ट वन, गैसेस मिक्स evenly and completely without any mechanical aid। यानी कि अगर एक डब्बे के अंदर हम लेट्स से 2 डिफरेंट गैसेस रख दें, प्रोवाइडेड वो दोनों गैसेस के बीच में कुछ हार्मफुल रिएक्शन ना होता हो, तो क्या होगा, ये जो दोनों गैसेस हैं ये एक दूसरे के साथ आराम से मिक्स हो जाएंगी, राइट। और बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, और इन्हें मिक्स करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ेगा, मतलब उसे चम्मच से घुमाना नहीं पड़ेगा। सो दे इवनली एंड कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर विदाउट एनी मैकेनिकल एड। ठीक है, तो ये तो थी किसी भी गैस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज।
ओके तो बच्चा पार्टी, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गैस लॉज, और ये एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू गैसियस स्टेट। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम विथ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसी भी गैस का। यानी कि अगर उसका प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। तो इसे हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, या फिर हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू अ कांस्टेंट इनटू 1/V, या फिर इसे हम लिख सकते हैं कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक और ऑल्टरनेटिव तरीका है बॉयल्स लॉ को समझने का। मान लो आपके पास एक गैस है विथ वॉल्यूम V1, प्रेशर P1 एट टेम्परेचर T। ठीक है, मान लेते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट कुछ टाइम के बाद उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया। तो अब एक्सपैंड होने के बाद इसका वॉल्यूम हो गया V2 और इसका प्रेशर हो गया P2। तो P1 V1 P2 V2 में क्या रिलेशनशिप होगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। एग्जैक्टली राइट। तो यहां पर आपको इस ग्राफ में भी दिख रहा होगा कि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं मेरा वॉल्यूम क्या हो रहा है, ये घट रहा है। राइट, एंड द वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो चलो बॉयल्स लॉ को हम देखते हैं ग्राफिकली। तो अगर ग्राफिकली देखें तो हम क्या देखते हैं, यहाँ देखो दो ग्राफ बना हुआ है, दिस इज द फर्स्ट ग्राफ, दिस इज द सेकेंड ग्राफ। और क्या फर्क है दोनों ग्राफ में, थोड़ा ध्यान से देखो। पहला ग्राफ जो है वो हमने प्लॉट किया है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसीलिए इस ग्राफ में देखो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर घट रहा है। तो हमने ये तीन जो अलग लाइंस दिख रही हैं ये तीन अलग अलग टेम्परेचर्स में प्लॉट किया है। ठीक है, अब जो दूसरा ग्राफ है इसमें हमने प्रेशर और 1/V को प्लॉट किया है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, इसीलिए हमें यहां पर मिला है क्या, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो ये हमारे दो ग्राफ्स थे। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पर ये जो कर्व हमें मिलते हैं, मतलब लेट्स से वी आर प्राइमरीली टॉकिंग अबाउट दिस वन, इस ग्राफ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये जो कर्व हमें मिल रहे हैं इन कर्व का हमने एक नाम दिया हुआ है एंड दैट इज आइसोथर्म। आइसो मतलब सेम, कांस्टेंट, थर्म मतलब टेम्परेचर, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हम प्लॉट करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच पे, तब हमें जो कर्व मिलता है उसे हम कहते हैं आइसोथर्म। तो कुल मिला के बॉयल्स लॉ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल। जब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली गैस को कॉम्प्रेस ही तो कर रहे हैं, और उस समय वॉल्यूम जो है वो कम हो जा रहा है। इसका मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से जगह में एक दूसरे के बहुत पास पास आ जा रहे हैं, यानी कि उनकी डेंसिटी बढ़ जा रही है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रेशर और डेंसिटी में भी रिलेशन है। कैसा रिलेशन, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। बट बॉयल्स लॉ से हमें क्या पता है कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो इसका मतलब जब प्रेशर घट रहा है तो डेंसिटी भी घट रहा है, जब प्रेशर बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी बढ़ रहा है। सो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एक क्वेश्चन ट्राई करना बनता है ऑन बॉयल्स लॉ। अ वेसल ऑफ 120 मिलीलीटर कैपेसिटी कंटेन्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस एंड 1.2 बार एट प्रेशर। द गैस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर वेसल ऑफ वॉल्यूम 180 मिलीलीटर एट 35 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान देना है यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो मेरा कांस्टेंट है, यानी कि कौन सा लॉ लगेगा, बॉयल्स लॉ। तो यहां पर दिया हुआ क्या क्या है, वॉल्यूम इनिशियली कितना था 120 ml, प्रेशर इनिशियली कितना था 1.2 बार, वॉल्यूम बाद में कितना हो गया 180 ml, और प्रेशर बाद में कितना हो गया वही तो निकालना है, राइट। तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो बस और क्या, निकाल लो P2, V2 तो दिया हुआ है, P2 निकालना है। तो P2 विल बी इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाई V2। इसमें हम वैल्यूज डाल देंगे तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 180, तो ये आ जाएगा 0.8 बार।
अब हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा गैस लॉ जो कि है चार्ल्स लॉ। तो ये लॉ कहता है कि अब अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते रहें, प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, तो अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम वैसे वैसे इंक्रीज होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे डिक्रीज करते हैं वॉल्यूम वैसे वैसे डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इस लॉ को समझने के लिए चलो एक करते हैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट विथ 2 बलून्स। लेट्स टेक 2 बलून्स 1 and 2। तो बलून नंबर 1 को डाल देंगे हम फ्रिज के अंदर और छोड़ देंगे यहीं पर फॉर 2 आवर्स। तो आप सभी ने देखा था कि बैलून नंबर 1 को मैंने फ्रिज में डाल दिया था कुछ देर के लिए। तो इसका अगर आप ध्यान से देखो तो बैलून 1 का जो वॉल्यूम है ये थोड़ा सा छोटा हो गया है व्हेन कंपेयर टू बैलून 2। वाई? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ वैसे वैसे इसका वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ। तो ऑल्टरनेटिव तरीके से हम चार्ल्स लॉ को ऐसे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक गैस है जिसका वॉल्यूम है V1 एट टेम्परेचर T1, अज्यूमिंग कि प्रेशर इज कांस्टेंट, कुछ देर के बाद उसका वॉल्यूम हो जाता है V2, टेम्परेचर हो जाता है T2, तो हम कह सकते हैं कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। अब चार्ल्स लॉ को ग्राफिकली देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या कांस्टेंट रहता है चार्ल्स लॉ के केस में। यहाँ पर कांस्टेंट रहता है प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो इनके जो ग्राफ के लाइंस हमें मिलते हैं उसे हम कहते हैं आइसो बार। बार यानी कि प्रेशर, आइसो यानी कि कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्रेशर प्लॉट्स को कहते हैं आइसो बार। और देखो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, हमें स्ट्रेट लाइंस मिलती है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अलग अलग प्रेशर पे हमने ये प्लॉट्स बनाए। अब यहाँ पर हमें ना एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। अगर आप ध्यान दोगे तो इन लाइंस का ये वाला पार्ट देखो सॉलिड लाइन है, पीछे वाला पार्ट जो है ना दिस पार्ट इज डॉटेड लाइन। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका ये मतलब है कि जब हमने प्लॉट बनाया कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वॉल्यूम नोट किया और ये प्लॉट मिला, बट हमने क्या देखा कि वॉल्यूम 0 जिस टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग हो रहा है, मतलब हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी, क्योंकि वॉल्यूम 0 होगा इसका मतलब क्या, वो गैस रहेगा ही नहीं। गैस का अगर वॉल्यूम ही 0 हो गया तो गैस रहेगा ही नहीं। तो नॉट एक्सपेरिमेंटली बट हाइपोथेटिकली, जैसे ग्राफ हमारा यूं बना था, ये जो सॉलिड लाइंस देख रहे हो यही बना था, बट हाइपोथेटिकली जब हमने इसे डॉटेड लाइन से यूं बैक ट्रैक किया तो हमने देखा ये सारे जो है ना इस पॉइंट पे जाकर मीट कर रहे हैं विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू 0 वॉल्यूम। ये जो पॉइंट है दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू V इज इक्वल टू 0, मतलब इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम 0 है। तो इस टेम्परेचर को कहा जाता है एब्सोल्यूट 0। इसीलिए देखो इट इज अ लोएस्ट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर वेयर गैसेस आर सपोज टू ऑक्यूपाई 0 वॉल्यूम, यानी कि गैसेस डू नॉट एग्जिस्ट एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये एब्सोल्यूट 0 कौन सा टेम्परेचर है, मतलब कितना टेम्परेचर है बेसिकली। तो देखा ये गया कि जो एब्सोल्यूट 0 वाला जो टेम्परेचर है दैट इज एक्चुअली -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये था एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ओके इसका मतलब इस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम 0 है, यानी कि गैस एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि सारे गैसेस जो हैं दे गेट लिक्विफाइड बिफोर दिस टेम्परेचर इज रीच्ड। ठीक है, तो ये तो था चार्ल्स लॉ का ग्राफ। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज हम और डिस्कस करेंगे कि ये चार्ल्स लॉ जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर एक न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर भी इंट्रोड्यूस हुआ। जैसे यहाँ तो हमने टेम्परेचर को सेल्सियस में लिया हुआ है, बट कैलकुलेशन के कन्वीनियंस के लिए क्या किया गया, एक नए स्केल को इंट्रोड्यूस किया गया जिसे कहा जाता है एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, या फिर कहा जाता है थर्मोडायनेमिक स्केल, या फिर कहा जाता है केल्विन स्केल। ठीक है, तो केल्विन स्केल होता क्या है? केल्विन स्केल के अकॉर्डिंग 0 डिग्री सेल्सियस, जो सेल्सियस स्केल का 0 डिग्री है दैट इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। तो देखो इसको डिनोट करने के लिए हम डिग्री नहीं लिखते हैं, हम सीधा कैपिटल K लिखते हैं विच मीन्स केल्विन। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है सेल्सियस और केल्विन में। तो यहाँ पर बात ये ध्यान रखनी है कि अब आप आगे से जब भी कोई भी न्यूमेरिकल हैंडल करोगे चार्ल्स लॉ पे या आइडियल गैस इक्वेशन पे, कुछ भी न्यूमेरिकल हैंडल करोगे, अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है तो आप क्या करोगे कैलकुलेशंस के लिए, उसे केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे,
ये रिलेशन आपको पता है, राइट? तो कोई भी डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप उसमें 273.15 ऐड कर दोगे। फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन हम कई बार सिर्फ 273 ऐड कर देते हैं और वो सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ठीक है? तो चलो एक एग्जाम्पल भी ट्राई कर लेते हैं ऑन चार्ल्स लॉ। On a ship sailing in Pacific Ocean where temperature is 23.4 degrees Celsius, a balloon is filled with 2 liters air. What will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean where temperature is 26.1 degrees Celsius? ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है और V2 हमें निकालना है। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, ठीक है? तो यानी कि V2 विल बी इक्वल टू V1 T2 डिवाइडेड बाई T1। V1 की वैल्यू है 2 लीटर्स, T2 की वैल्यू क्या है? T2 की वैल्यू है 26.1 डिग्री सेल्सियस, बट हमें इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो T2 को पहले 26.1 प्लस 273 कर लो, तो दिस विल बी इक्वल टू 299.1 केल्विन। उसी तरीके से ये T1 को भी कर लो, 23.4 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 296.4 केल्विन, ठीक है? अब हम डायरेक्टली डाल सकते हैं, T2 की वैल्यू हो जाएगी 299.1 डिवाइडेड बाई 296.4, तो ये आ जाएगा 2.018 लीटर्स, एंड दैट इज माय आंसर। तो तीसरा गैस लॉ है गे-लुसैक्स लॉ। अच्छा, अभी तक हमने वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन देखा चार्ल्स लॉ में, प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन देखा बॉयल्स लॉ में। तो यार प्रेशर और टेम्परेचर का भी तो कोई रिलेशन होना चाहिए, और वही है गे-लुसैक्स लॉ। तो गे-लुसैक्स लॉ कहता है कि अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता है, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यानी कि अगर हमारे पास एक गैस है जिसका प्रेशर और टेम्परेचर है P1 T1, कुछ टाइम के बाद अगर उसका प्रेशर और टेम्परेचर हो जाता है P2 T2, ठीक है? तो इनके बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा? P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2, राइट? और यही है हमारा गे-लुसैक्स लॉ। अब इसे समझने के लिए ना हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है एक बॉटल और इसका ढक्कन खोल दिया है, और यहाँ मेरे पास है इस पतीले में गर्म पानी, जो कि आप देख रहे हो उबल रहा है पानी, और दूसरे इस वाइट वाले बाउल में है ठंडा पानी। तो मैं अभी क्या करूँगी, इस बॉटल को मैं डाल देती हूँ इस गर्म पानी के अंदर, ठीक है? तो अब होगा क्या, अब इसके अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसे गर्म पानी के अंदर डाल रखा है। जब हमें लगे कि ये सफिशिएंटली हॉट हो चुका है तब हम क्या करेंगे, इसके ढक्कन को बंद कर देंगे, राइट? तो चलो करते हैं ऐसा। ढक्कन को हमने बंद कर दिया और अब सीधा इसे हम डाल देंगे इस ठंडे पानी वाले बाउल में। आपको आवाज आ रही होगी, और ये आवाज क्यों आ रही है? बिकॉज दिस बॉटल इज श्रिंकिंग। सो नाउ इफ यू लुक एट इट, क्या हो गया? इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो गया। तो टेम्परेचर मेरा ज्यादा से कम हो गया, वॉल्यूम भी मेरा ज्यादा से कम हो गया। तो अभी इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या देखा, जैसे ही हमने बॉटल को गर्म पानी से ठंडे पानी में शिफ्ट किया, यानी कि उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया, तो क्या हुआ, जो अंदर बॉटल के अंदर जो गैस था उसका प्रेशर कम हो गया, और इसकी वजह से जो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो उसे दबा के उसने पिचका दिया। करेक्ट? सो दैट्स व्हाट हैपेंड जस्ट नाउ। तो ये था हमारा गे-लुसैक्स लॉ। जिस तरह पिछले वाले लॉज के लिए देखा उसी तरह गे-लुसैक्स लॉ को भी ग्राफिकली देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, क्या कांस्टेंट रहता है? यहाँ पे कांस्टेंट रहता है वॉल्यूम। तो इसीलिए इस तरह के लाइंस को हम कहते हैं आइसोकोर। कोर वर्ड जो है ये वॉल्यूम के लिए यूज हो रहा है, तो आइसोकोर, ठीक है? और यहाँ पे भी हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर्स, ठीक है? क्लियर हो गया? ओके, तो अब हम बात करेंगे एवोगैड्रोज लॉ के बारे में। एवोगैड्रोज लॉ कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस at same conditions of temperature and pressure will contain equal number of molecules। ठीक है, मतलब अगर
टेम्परेचर प्रेशर के कंडीशंस बराबर हैं तो इक्वल वॉल्यूम, चाहे गैस कोई सा भी हो, उनका अगर वॉल्यूम इक्वल है तो उनके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मैथमेटिकली हम इसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम V इज प्रोपोर्शनल टू N, वेर N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर कुछ डेमो देखना चाहें, कोई एग्जाम्पल सोचना चाहें, तो व्हाट विल बी दैट? सो आई वुड से कि हर बार जब आप एक बलून फुलाते हो, यू आर एक्चुअली प्रूविंग एवोगैड्रोज लॉ। इस बलून का वॉल्यूम कितना होगा ये डिपेंड करता है कि इसमें कितना गैस आपने भरा है, इसमें कितना गैस है। तो अमाउंट ऑफ गैस डिसाइड्स द वॉल्यूम ऑफ द बलून। तो ये जो बलून आप जब भी फुलाते हो तो यू आर एक्चुअली प्रूविंग दैट V इज प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन्स एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि किसी भी गैस के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक उसी तरीके से 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP हैव इक्वल वॉल्यूम। एंड व्हाट इज दिस STP? STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में किसी भी गैस का 1 मोल जो है उसका वॉल्यूम बराबर होगा। व्हाट इज STP? स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 273.15 केल्विन, स्टैंडर्ड प्रेशर मतलब 1 बार विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस इक्वल वॉल्यूम? ये इक्वल वॉल्यूम कितना होता है? And this equal volume is 22.71098 लीटर पर मोल। कोई भी ऐसा गैस जो इन सारे लॉज को सेटिस्फाई करे, जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, इन सब को सेटिस्फाई करे, वैसे गैस को हम कहते हैं आइडियल गैस। आइडियल, जो वर्ड आइडियल का मतलब क्या होता है? मतलब जो बिल्कुल परफेक्ट हो, एकदम परफेक्ट, राइट? अब कोई भी इंसान इतना परफेक्ट होता है क्या? नहीं होता है। हर किसी में कुछ ना कुछ खामियां तो होती ही है। और ठीक उसी तरीके से देयर इज नो आइडियल गैस इन रियलिटी। ये आइडियल गैस का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज हाइपोथेटिकल, ये सिर्फ थियोरेटिकल है। रियलिटी में कोई भी गैस आइडियल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि किसी भी गैस को आइडियल होने के लिए उसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ हमेशा फॉलो करने के लिए ऐसा होना ज़रूरी है कि उनके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हों वो ज़ीरो हो, मतलब उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो ही ना। एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मिनिमम तो होता है बट ज़ीरो नहीं होता है, थोड़ा बहुत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो होता ही है। तो इसीलिए जो गैसेस रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं दे आर नॉट आइडियल गैसेस। उन्हें हम क्या कहते हैं? रियल गैसेस, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन रियल। ठीक है, तो ये जो रियल गैसेस होते हैं ये कुछ कुछ कंडीशंस में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ इन्हें फॉलो करते हैं, बट नॉट ऑलवेज। जैसे अगर हम बात करें बॉयल्स लॉ की, तो जैसे लो प्रेशर्स में बॉयल्स लॉ फॉलो होता है, बट रियल गैसेस डिविएट फ्रॉम बॉयल्स लॉ एट हाई प्रेशर्स। उसी तरीके से रियल गैसेस डिविएट फ्रॉम चार्ल्स लॉ एट हाई प्रेशर्स एंड लो टेम्परेचर्स। तो अब जो भी गैसेस आइडियल गैसेस होंगे, हालांकि हमने बताया कि आइडियल गैस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट थियोरेटिकली जो भी गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगा दैट गैस हैज टू सैटिस्फाई दिस आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, सो व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? PV इज इक्वल टू nRT, वेर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज कॉन्स्टेंट विच इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये इक्वेशन आया कहां से? तो ये इक्वेशन बेसिकली आया बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ से। ठीक है, हमने आइडियल गैस को डिफाइन कैसे किया कि जो भी गैस इन तीनों लॉज को सेटिस्फाई करेगा उसे हम आइडियल गैस कहेंगे, राइट? तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ के हिसाब से हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। करेक्ट? अब अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर दें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT डिवाइडेड बाय P। करेक्ट? अब इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर मुझे इक्वालिटी में बदलना हो तो एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, तो हमने कांस्टेंट डाल दिया कैपिटल R विच इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? PV इज इक्वल टू nRT, और ये बन गया मेरा आइडियल गैस इक्वेशन।
क्लियर? अब ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है 4 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, 4 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। इसीलिए इसे कई बार कहा जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बताता है स्टेट ऑफ एनी गैस। मतलब किसी भी गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये चीजें पता होती है तो हम उसका स्टेट बता सकते हैं। तो इसलिए इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। अब ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R है, इसकी वैल्यूज थोड़ी चेंज हो जाती है बेस्ड ऑन द यूनिट्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 0.0821 जब प्रेशर का यूनिट होता है एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर्स में। उसी तरह जब प्रेशर का एटमॉस्फेयर में होता है और वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब में होता है, तब यहाँ पर स्लाइड चेंज आ जाता है। क्यों? क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर स्लाइड चेंज आ जाता है। इसको हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है, अगर प्रेशर मेरा पास्कल यूनिट में हो और वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो, तो उस केस में वैल्यू ऑफ R हो जाती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ये 2 वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन में आपको R की वैल्यू डालनी पड़ेगी बेस्ड ऑन द यूनिट्स। तो चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। At 25 degrees Celsius and 760 mm of Hg pressure, a gas occupies 600 milliliter volume. ठीक है, तो V1 दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है और T1 भी दिया हुआ है। What will be its pressure at a height, यानी कि P2 हमें निकालना है, where temperature is 10 degrees Celsius, T2 दिया हुआ है, and volume of the gas is 640 milliliter, यानी कि V2 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या पता है? हमें पता है कि PV इज इक्वल टू nRT, यानी कि PV डिवाइडेड बाई NT इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो एज्यूमिंग कि यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स है उसका कोई काम नहीं है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि PV बाई T जो है दैट इज कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। ठीक है, सो देयरफॉर P2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P1 V1 T2 डिवाइडेड बाई V2 T1। अब सबकी वैल्यूज डाल देते हैं। तो P1 की वैल्यू है 760 mm, ये हो जाएगा V1 हो जाएगा 600, T2 हो जाएगा 283, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस है तो 10 के साथ हम 273 केल्विन ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 283 केल्विन। तो ये 283 डिवाइडेड बाय V2 यानी कि 640 इंटू T1। T1 क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 प्लस 273 विच इज 298। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 676.6 mm ऑफ मरकरी। तो ये हो जाएगा मेरा प्रेशर। अब यहां पर हम देखेंगे कि डेंसिटी और मोलर मास के बीच में भी एक रिलेशन होता है जब हम गैसियस सब्सटेंस की बात करते हैं। ठीक है, अभी अभी हमने क्या बात किया? आइडियल गैस इक्वेशन का, जो कहता है कि PV इज इक्वल टू nRT। अब इसी को हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू N/V इंटू RT। हमें क्या चाहिए? हम यहाँ पर डेंसिटी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो हमें क्या पता है? हाउ डू वी डिफाइन डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है। ठीक है ना, यही होता है। अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ऐसे ही डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। तो चलो n की जगह हम लिख देते हैं स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू RT। ठीक है, अब m/v क्या हो जाएगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो इसकी जगह हम लिख देंगे डेंसिटी, तो dRT डिवाइडेड बाय m, दिस इज इक्वल टू P। अब ये कैपिटल M क्या है? ये है मोलर मास, तो इसे अगर थोड़ा अरेंज करके लिखें तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। सो बेसिकली ये कैपिटल M इज मोलर मास और ये D जो है दैट इज डेंसिटी।
तो हम देखते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन से जो है हम मोलर मास और डेंसिटी के बीच में भी रिलेशन डिराइव कर लेते हैं। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? ये जो है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होगा व्हेन यू विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स में कई बार आपको मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स, इन चीजों को हैंडल करना पड़ेगा एंड वहां पर ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि दिस लॉ वाज फॉर्मुलेटेड बाय डाल्टन। ये लॉ कहता है कि अगर हमारे पास 3-4 नॉन रिएक्टिव गैसेस का मिक्सचर है, मतलब जो गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, इस तरह के 3-4 गैसेस का हमारे पास मिक्सचर है, सो द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस, मतलब इस पूरे मिक्सचर से जितना टोटल प्रेशर एक्सर्ट होगा दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैसेस। ठीक है, अगर मेरे पास 3 गैस है, लेट्स से 1 2 3, तो 1 ने जितना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट किया प्लस 2 ने जितना एक्सर्ट किया प्लस 3 ने जितना एक्सर्ट किया, दैट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो गैस होता है ये जनरली किसी लिक्विड के ऊपर ही पाया जाता है, राइट? मतलब एक्सपेरिमेंटली व्हेन यू लुक एट इट, तो गैसेस हमेशा लिक्विड के साथ ही हमें मिलते हैं। तो इसकी वजह से ये जो P टोटल हम निकाल रहे हैं, जो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड हम निकाल रहे हैं, इसमें कुछ प्रेशर जो है दैट इज बिकॉज ऑफ दैट वाटर कंपोनेंट, करेक्ट? तो अगर हमें ड्राई गैसेस का प्रेशर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? P टोटल में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर, जिसे हम कहते हैं एक्वस टेंशन। एक्वस मतलब पानी, पानी से रिलेटेड समथिंग। सो P ड्राई यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ड्राई गैसेस इज इक्वल टू P टोटल, जो अभी P टोटल हमने निकाला था, माइनस एक्वस टेंशन। तो अब हम पार्शियल प्रेशर के कॉन्सेप्ट को देखेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, कैसे देखेंगे? चलो देखते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज कि हमारे पास, टू कीप थिंग्स सिंपल, लेट अस सपोज हमारे पास है एक मिक्सचर ऑफ 3 गैसेस। ठीक है, और इनका जो पार्शियल प्रेशर्स हैं दे आर P1, P2 एंड P3। ठीक है, नाउ एज पर द आइडियल गैस इक्वेशन P1 विल बी इक्वल टू N1 RT बाई V, क्योंकि PV इज इक्वल टू NRT। उसी तरह से P2 विल बी इक्वल टू N2 RT डिवाइडेड बाई V, और ठीक उसी तरीके से P3 विल बी इक्वल टू N3 RT डिवाइडेड बाई V। नाउ हमने ये भी देखा कि P टोटल जो है दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू RT बाई V। एंड दिस इज वॉट यू सी हियर कि अगर हमारे पास 3 से ज्यादा गैसेस होंगे तो यहाँ पर ये N1 प्लस N2 प्लस अप टू NK हो जाएगा इंटू RT बाई V। ठीक है, ओके। अब जो है अगर हमें पार्शियल प्रेशर को देखना हो इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, व्हाट वी कैन डू इज, लेट अस सपोज फॉर द फर्स्ट गैस। ठीक है, फर्स्ट गैस के लिए P1 डिवाइडेड बाय P टोटल, दिस विल बी इक्वल टू N1 RT बाई V डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 RT बाई V। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा? N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 विच इज एक्चुअली N, राइट? बिकॉज हमारे पास 3 ही गैसेस हैं टोटल। एंड व्हाट इज दिस? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट गैस, करेक्ट? सो दिस X1 डिनोट्स मोल फ्रैक्शन, X1 या फिर Chi1, वॉट एवर यू वॉन्ट टू रिप्रेजेंट इट एज, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस। तो यानी कि फर्स्ट गैस के लिए हम इसका पार्शियल प्रेशर कैन बी रिटन एज मोल फ्रैक्शन इनटू द टोटल प्रेशर। ठीक उसी तरीके से इफ आई हैव टू राइट फॉर द सेकेंड एंड द थर्ड गैस, तो क्या हो जाएगा? P2 विल बी इक्वल टू X2 इंटू P टोटल, P3 विल बी इक्वल टू X3 इंटू P टोटल। सो दिस इज हाउ वी राइट पार्शियल प्रेशर्स इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। एक एग्जाम्पल लेते हैं। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड 4 ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन कन्फाइंड इन अ वेसल ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टोटल प्रेशर क्या होगा? यहां पर कितने गैसेस हैं? 2 गैसेस हैं, तो सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स,
यही होगा. सो दिस कैन बी रिटन एज N1 प्लस N2 इंटू RT बाई V. अभी अभी हमने यही पढ़ा. ठीक है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस, बात करते हैं डाई ऑक्सीजन की. तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास विच इज 8 डिवाइडेड बाय मोलर मास. अब O2 का मोलर मास कितना हो जाएगा? 32. ये तो आप सबको पता ही है. N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाई हाइड्रोजन. गिवन मास इज 4 एंड जब हम H2 की बात करेंगे तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा? 2. दिस इंटू R की वैल्यू दी हुई है 0.083 into T. Temperature is 27 degrees Celsius which will be equal to 27 plus 273 यानी कि 298 Kelvin. So this will be 298 divided by volume is 1 decimeter cube. उसे हम डेसीमीटर में ही रखेंगे क्योंकि जो R की वैल्यू है वो भी डेसीमीटर क्यूब में दी हुई है. So we are not changing the units. Now when you calculate this, it comes out to be 55.65 approximately. This is the value that you get, itna bar. So this is the total pressure. So this is how we calculate. This is how we actually use it in a question. तो अभी तक हमने जो भी गैस लॉज पढ़ी, हमने देखा कि ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड था. अब सवाल ये उठता है कि गैसेस जो हैं वो इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं. एज इन जब हम कह रहे हैं कि यार अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा. अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा. तो इस तरह से गैसेस बिहेव क्यों करते हैं, उनके मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या चेंजेस हो रही हैं. तो इसी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया इस थ्योरी से जिसे हम कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस. तो इससे पहले कि हम काइनेटिक थ्योरी को पढ़ें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में अच्छा खासा आइडिया हो. ठीक है. तो ऐसे तो हमें पता ही है कि गैस के अंदर खूब सारे पार्टिकल्स होते हैं जो रैंडमली मूव करते रहते हैं. ठीक है. अब वो रैंडमली स्ट्रेट लाइंस में ही मूव करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड भी करते हैं, टकराते भी हैं. तो इन सारे मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट स्पीड्स होती हैं, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज होती है. इसीलिए जब कभी भी हम गैस के मॉलिक्यूलर स्पीड की बात करेंगे, हम कभी भी इंडिविजुअल स्पीड की बात नहीं करेंगे बिकॉज हर मॉलिक्यूल का तो अलग स्पीड है. राइट. सो व्हाट वी विल टॉक अबाउट इज ईदर एवरेज स्पीड या फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या फिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड. ठीक है. एवरेज स्पीड मतलब लेट अस सपोज अगर आपके पास 10 मॉलिक्यूल हैं तो उन सबके स्पीड को ऐड कर दो डिवाइडेड बाई 10, दैट इज एवरेज स्पीड. अगर बात करें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की, इसका मतलब है कि आपके पास 10 मॉलिक्यूल है जिसमें से एक या दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका स्पीड या तो बहुत कम है या फिर बहुत ज़्यादा है. बट अधिकतर मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड है दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. ठीक है. तीसरा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड. ये कहता है कि जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो भी स्पीड है उनका स्क्वायर कर दो, फिर उसका मीन निकालो और उसका रूट ओवर निकाल लो. इसीलिए नाम है रूट मीन स्क्वायर स्पीड. ठीक है. तो ये जो है इन तीनों स्पीड के बारे में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने बताया था और उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बनाया था. ठीक है. अब यहाँ पर हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं कि ये जो मॉलिक्यूलर स्पीड है ना, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है. एक तो है टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड बढ़ती है. और दूसरा है मास. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो हम देखते हैं कि जो लाइटर मास पार्टिकल होता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है. ठीक है. जैसे कि अगर आपके पास दो बॉल है, एक बॉल हल्का है और दूसरा बॉल भारी है, दोनों को अगर आप यूं थ्रो कर दोगे तो जो बॉल हल्का है वो ज़्यादा तेज़ी से जाएगा. राइट. उसकी स्पीड ज़्यादा होगी. तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी जो पार्टिकल लाइटर है उसकी स्पीड ज़्यादा है. Okay, so we are now ready to learn the postulates of kinetic molecular theory of gases. तो पहला postulate कहता है कि gases are made up of many small particles which are called point masses. यानी कि गैस के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. छोटे इन द सेंस कि पार्टिकल का जो साइज है वो काफ़ी छोटा होता है कंपेयर टू द स्पेस दैट इज़ देयर बिटवीन टू पार्टिकल्स. मतलब दो पार्टिकल के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसके मुकाबले पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से उसे पॉइंट मास कहा जाता है. ठीक है. दूसरा, देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स. ये भी एज्यूम किया गया है कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होता है.
विच ऑल्सो मीन्स कि गैसेस जो हैं वो एक्सपैंड कर जाते हैं और उन्हें जितनी भी जगह मिलती है ना वो पूरा का पूरा जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो है नहीं, तो जितना जगह मिला वो पूरा जगह वो पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तीसरा, पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर ऑलवेज इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन, मतलब वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं और वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, बट इन स्ट्रेट लाइन्स, यूं 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 ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। और जब ये इस तरीके से मूव कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से कोलाइड भी कर रहे हैं, कंटेनर के वॉल्स से भी कोलाइड कर रहे हैं, एंड दस दे आर एक्सर्टिंग प्रेशर। चौथा, कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? जिसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो है सेम होता है। ठीक है, तो अब इलास्टिक कोलिजन अगर ना हो गैस मॉलिक्यूल्स के केस में तो क्या होगा? उस केस में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लूज होती जाएगी। तो इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आएगा जब ये जो पार्टिकल्स हैं ये मूव नहीं करेंगे, बट गैसेस के केस में ऐसा नहीं होता है। पार्टिकल्स ऑफ अ गैस जो हैं दे कॉन्स्टेंटली मूव इन रैंडम डायरेक्शंस, तो उनका जो है वो चलते ही रहता है, विच शोज कि ये जो कोलिजन्स हैं दे आर इलास्टिक इन नेचर। अगला पॉइंट ये कहता है कि गैस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के डिफरेंट स्पीड्स एंड काइनेटिक एनर्जीज होती हैं एट डिफरेंट टाइम्स। इसीलिए जब कभी भी हम स्पीड की बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल स्पीड की बात ना करके स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। एंड द फाइनल वन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये अज्यूम करता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी घटेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का सिग्निफिकेंस क्या है। तो अभी तक हमने जो ये गैस लॉज पढ़े थे, काइनेटिक थ्योरी के हेल्प से हम इन्हें मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। अभी हम करेंगे नहीं इस लेवल पर, बट इट इज़ वेरी मच पॉसिबल टू डिराइव देम मैथमेटिकली। अच्छा, तो अब हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि थोड़ी ही देर पहले हमने बात करी थी आइडियल गैस की, राइट, आइडियल गैस इक्वेशन की। अब हम ये देखते हैं कि जो रियलिटी में जो हमारे पास गैसेस होते हैं ना, जो रियल गैसेस होते हैं, वो आइडियल बिहेवियर से डिविएट कर जाते हैं। कुछ कुछ कंडीशंस पे वो आइडियल बिहेवियर से डिविएट कर जाते हैं। तो चलो देखते हैं कि कौन से सिचुएशन में रियल गैसेस जो हैं वो आइडियल बिहेवियर से डिविएट करते हैं और ऐसा क्यों करते हैं। तो अगर हम रियल गैस के बिहेवियर को देखें, इनफैक्ट लुकिंग एट दीज ग्राफ्स, हम एक्चुअली देख सकते हैं कि कैसे रियल गैसेस आर डिविएटिंग फ्रॉम द एक्सपेक्टेड आइडियल बिहेवियर। ठीक है, तो जो हमारा पहला ग्राफ है, ये पहला ग्राफ इज पीवी वर्सेस पी। तो आइडियल केस में आइडियल बिहेवियर क्या होगा? आइडियल बिहेवियर इज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, करेक्ट। सो यू सी, जब पीवी का ग्राफ यूं स्ट्रेट लाइन होगा दैट मीन्स इट इज द आइडियल बिहेवियर एंड दिस इज एन आइडियल गैस। ठीक है, बट रियलिटी में क्या हो रहा है? कुछ गैस रियलिटी में हमें दो टाइप के कर्व्स मिल रहे हैं। एक तो हमें स्ट्रेट लाइंस मिल रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम के केस में यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, मतलब पीवी की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे प्रेशर के इंक्रीज होने के साथ साथ बढ़ती जा रही है। सो दिस इज अ पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। दूसरा जो टाइप मिल रहा है दैट इज इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन, जहां पर हम देख रहे हैं कि हमें एक नेगेटिव डिविएशन मिल रहा है। मतलब स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है पीवी की वैल्यू घट रही है। सो दिस इज अ नेगेटिव डिविएशन एंड देन फाइनली जाके ये बढ़ने लग जा रही है, करेक्ट। तो ये दो तरह के हमें डिविएशंस मिल रहे हैं। अब अगर हम सेकेंड वाला ग्राफ देखें जहां पर हमने प्रेशर और वॉल्यूम को प्लॉट कर रखा है, ठीक है, तो इनका प्लॉट कैसा होना चाहिए? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पर हमने क्लियरली शो कर रखा है आइडियल गैस जो है इसका प्लॉट है ये रेड वाला प्लॉट, और रियल गैस का जो प्लॉट है दैट इज द ब्लू वाला प्लॉट। सो वेरी क्लियरली लुकिंग एट दिस प्लॉट हम क्या देखते हैं कि एट लो प्रेशर्स, मतलब ये वाला जो रीजन है ना, इस रीजन में दिस इज द लो प्रेशर रीजन। लो प्रेशर रीजन में जो रियल बिहेवियर है और जो आइडियल बिहेवियर है दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो रियल बिहेवियर क्या है? रियल बिहेवियर इज द मेजर्ड वैल्यू बेसिकली, राइट। मतलब जो रियल गैसेस होते हैं वो सच में होते हैं, तो मेजर करके हमें वो वाली वैल्यूज मिलती हैं। और आइडियल मतलब जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, जो थ्योरिटिकल है, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी,
करेक्ट। इसीलिए आपके टेक्स्ट बुक में कई बार लिखा होगा कि लो प्रेशर एरिया में जो मेजर्ड और कैलकुलेटेड वॉल्यूम्स है ना, दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, राइट। तो सो दैट एक्चुअली मीन्स कि लो प्रेशर वाले एरिया में रियल गैस और आइडियल गैस, इनका जो बिहेवियर है ये सिमिलर है, एंड दैट इज द रीजन। थोड़ी देर बाद जाके हम देखेंगे कि हाई प्रेशर में रियल गैसेस जो है वो आइडियल बिहेवियर से डिविएट क्यों और कैसे करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर से डिविएट करते क्यों हैं। तो इसका जवाब ये है कि क्योंकि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसके अंदर हमने जो एजम्पशंस किए थे, जो हमने पोस्टुलेट्स बनाए थे, उनमें से कुछ एजम्पशंस ही सही नहीं थे। जैसे कि एक एजम्पशन था कि जो गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है दैट इज जीरो। ये गलत एजम्पशन था, क्योंकि गैस पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम भले ही होता है बट जीरो नहीं होता है। एक और एजम्पशन था कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबली स्मॉल होता है व्हेन कंपेयर्ड टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये भी एक गलत एजम्पशन था, और इन गलत एजम्पशंस की वजह से ही जो रियल गैसेस होते हैं वो आइडियल बिहेवियर से डिविएट कर जाते हैं। तो अब हमने ये नोटिस किया है कि कोई भी गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर शो करता है एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो वो आइडियल बिहेवियर से डिविएट कब करता है? एट हाई प्रेशर्स। क्यों करता है? अब खुद सोच के देखो, हाई प्रेशर में क्या होता है। लेट अस सपोज कि मेरे पास गैस है किसी कंटेनर में, अगर मैं इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दूं तो क्या होगा? वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, और जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। जब वो नज़दीक आ जाते हैं तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो और बढ़ जाता है, राइट। और आइडियल बिहेवियर की जब हम बात करते हैं, आइडियल गैस, आइडियल बिहेवियर का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनमें जीरो हो, और यहाँ पे क्या हो रहा है? हाई प्रेशर में जाते जाते इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और बढ़ जा रहा है, तो इसीलिए वो आइडियल बिहेवियर से डिविएट कर जा रहा है, ठीक है। अब ये प्रेशर, क्योंकि मैंने बोला एट हाई प्रेशर डिविएशन होता है। अब ये हाई प्रेशर कितना प्रेशर होगा, मतलब कौन सा गैस कितने प्रेशर तक आइडियल बिहेवियर शो करेगा, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द गैस एंड ऑल्सो ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर तक कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर शो करता है उसे हम कहते हैं बॉयल्स टेम्परेचर ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर। अब जिस तरह से आइडियल गैसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन होता है, उसी तरह से रियल गैसेस के लिए भी तो कोई इक्वेशन होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं रियल गैस इक्वेशन या फिर वैन डर वाल्स इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में सिर्फ दो चेंजेस हम लेकर आते हैं, और वो चेंजेस हैं प्रेशर वाले टर्म पे और वॉल्यूम वाले टर्म पे। देखो क्या चेंजेस हैं। तो हम ये देखते हैं कि हाई प्रेशर में जो गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर से डिविएट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या डिफरेंट होता है हाई प्रेशर में? तो हाई प्रेशर में क्या है, जब हमने प्रेशर ज़्यादा डाला तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के पास आ गए, तो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ गया, ठीक है। अब पहले क्या होता था आइडियल केस में? आइडियल केस में जो मेरा पार्टिकल होता था, गैस का जो पार्टिकल या मॉलिक्यूल था, वो कंटेनर के वॉल पे ना अपना पूरा मैक्सिमम एफर्ट डाल के प्रेशर एग्जर्ट करता था, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है कि इसके आसपास, जैसे मान लो मैं एक गैस मॉलिक्यूल हूँ, ठीक है। तो पहले क्या था कि मैं अपना सारा जी जान लगा के कंटेनर के वॉल पे प्रेशर लगाती थी। अब क्या है कि जो लोग हैं ना, मेरे आसपास बहुत सारे और मॉलिक्यूल्स हैं जो मुझे पीछे से खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो ज़्यादा है। अब क्या होगा? क्या मैं यहाँ पे उतना ही प्रेशर एग्जर्ट कर पाऊंगी? नहीं, क्योंकि मुझे पीछे से खींचने वाले लोग हैं, करेक्ट। तो इसीलिए इस केस में जो प्रेशर एग्जर्टेड है दैट इज लेस देन द प्रेशर एग्जर्टेड इन आइडियल गैस केस, ठीक है। तो पहले आइडियल गैस के लिए मेरा इक्वेशन होता था PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो वो जो P होता था दैट वाज P आइडियल। अब जो P होगा वो क्या होगा? P आइडियल में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसे हम कहते हैं करेक्शन टर्म, एंड दैट करेक्शन टर्म मैथमेटिकली इज AN²/V², ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अब जब हम रियल गैस इक्वेशन लिखेंगे तो हम P आइडियल के बदले में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे P रियल प्लस AN²/V²। समझ आ गया? तो इसे हम कहते हैं प्रेशर का करेक्शन टर्म, यानी कि करेक्टेड प्रेशर फॉर रियल गैस,
ठीक है। दूसरा करेक्शन हुआ वॉल्यूम पे। क्यों? जब हमने हाई प्रेशर डाला, क्योंकि हाई प्रेशर में ही तो डिविएशन हो रहा है ना, तो जब हम हाई प्रेशर डालते हैं तो गैस को जो वॉल्यूम मिलता है वो वॉल्यूम भी कम मिलता है। पहले अगर उसे V वॉल्यूम मिल रहा था तो अब उसे कितना मिल रहा है? V माइनस समथिंग, करेक्ट, एंड दैट इज द करेक्टेड वॉल्यूम टर्म। तो अगर आप करेक्टेड वॉल्यूम टर्म देखोगे तो अब V के जगह हम क्या लिख रहे हैं? V माइनस NB। तो अब यही दोनों करेक्शंस को अगर हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वैन डर वाल्स इक्वेशन। तो इस तरह से मिल गया हमें हमारा रियल गैस का इक्वेशन, जिसे हम कहते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन। ठीक है, तो इसे कहते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन। ए और बी को हम कहते हैं वैन डर वाल्स कांस्टेंट। अगर ए की बात करें तो ये हमें बताता है, it gives an idea of magnitude of intermolecular attractive forces within the gas। क्योंकि आइडियल वाले केस में A 0 होता है, क्योंकि वहां पर तो हम एज्यूम करते हैं कि भाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ही नहीं, बट यहां पर चूंकि रियल गैसेस में है तो A हमें उसका एक आइडिया देता है। अब एक छोटा सा लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो ये मेजर करता है कि कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर से कितना डिविएट कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम Z से डिनोट करते हैं। और एक गैस जो आइडियल बिहेव कर रहा है, मतलब एक आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और अगर Z की वैल्यू 1 नहीं है, इसका मतलब जो गैस है वो आइडियल बिहेवियर से डिविएट कर रहा है। तो अब हम ये देखेंगे कि हम Z की वैल्यू निकालते कैसे हैं। तो आइडियल बिहेवियर हमें कौन बताता है? आइडियल बिहेवियर बताता है आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। तो Z को हम डिफाइन करते हैं कुछ ऐसे कि Z इज इक्वल टू PV बाई nRT। ठीक है, तो अगर कोई भी गैस आइडियल गैस है तो उसका PV विल बी इक्वल टू nRT, यानी कि Z की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो इसीलिए फॉर आइडियल गैसेस वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू 1। तो ये प्लॉट भी देखो, y एक्सिस पर हमने Z को प्लॉट किया हुआ है। तो Z की वैल्यू जब 1 है तो दैट मीन्स इट इज एन आइडियल गैस। तो ये उसका प्लॉट है। ठीक है, अगर ये 1 नहीं है, इसका मतलब इट इज डिविएटिंग फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, अब डिविएशन भी देखो कैसा। अगर इस प्लॉट को हम ध्यान से देखें तो हम क्या देखेंगे कि एट वेरी लो प्रेशर्स, ये वाला जो वेरी लो प्रेशर वाला जो रीजन है ना, दिस पर्टिकुलर रीजन, एट वेरी लो प्रेशर हम देखेंगे कि जो सारे ही गैसेस है ना, वो सारे ही गैसेस का बिहेवियर आइडियल है। क्योंकि देखो सभी जो है ये 1 वाली वैल्यू से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो एट वेरी लो प्रेशर ऑल गैसेस बिहेव लाइक आइडियल। और उसी तरह से जैसे हम वेरी हाई प्रेशर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे हम क्या देखते हैं कि सबका जो डिविएशन है ना वो आइडियल बिहेवियर से वो काफी दूर जाता जा रहा है। तो मतलब एट वेरी हाई प्रेशर Z की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल गैसेस। ठीक है, तो एट लो प्रेशर Z इज इक्वल टू 1, एट वेरी हाई प्रेशर्स क्या हो रहा है? Z की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल रियल गैसेस। ठीक है, तो अब इसमें भी कुछ मीनिंग्स आ सकते हैं, जैसे कि अगर Z की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो डिविएशन है दैट इज नेगेटिव डिविएशन, विच मीन्स दैट गैस इज मोर कॉम्प्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड। गैस तो कॉम्प्रेसिबल होते हैं, हमें पता है, बट अगर नेगेटिव डिविएशन जा रहा है, Z की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, मतलब जितना गैस को कॉम्प्रेसिबल होना चाहिए वो उससे भी ज्यादा कॉम्प्रेसिबल है। अगर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब गैस इज लेस कॉम्प्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड, जो कि हमारे रियल गैसेस के केस में हो रहा है एट हाई प्रेशर्स। अब अगर हम पूछें कि क्या डिसाइड करेगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Z, सो लुकिंग एट दिस एक्सप्रेशन वी कैन सी दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर टुगेदर विल डिसाइड कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Z। तो बच्चा पार्टी, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। तो इस वीडियो के अंदर हमने पूरा का पूरा स्टेट्स ऑफ मैटर खत्म कर डाला है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको अपने टेक्स्ट बुक्स के कुछ क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट कर पाओगे। और मैं जल्दी ही मिलूंगी अगले वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स, जेई, नीट, NCERT के क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, मज़े करते रहो, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।